तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हमारी बात करते हैं दैट इज वैन डर वाल इक्वेशंस को लेके, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी ऑल नो दैट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से हम आते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन पे। याद रखिएगा बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग गैसेस का नेचर समझने के लिए वैन डर वाल इक्वेशन ही एक अकेली इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, एक अकेली यही इक्वेशन जो है वो नहीं है, यहां बहुत सारी नंबर ऑफ इक्वेशंस ऐसी हैं जो वैन डर वाल्स इक्वेशन के तरह ही हमारे गैस के बिहेवियर को शो करती हैं। तो पहली बात ये क्लियर समझेगा, टू शो दी टू अंडरस्टैंड दी गैस बिहेवियर, ठीक है, गैस के बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है ना, गैस के बिहेवियर को समझने के लिए। समझ आई बात। तो यहां पे बेसिकली गैस के बिहेवियर को समझने के लिए अगर आपने स्कूल टाइम की याद करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो वहां बहुत सारी ऐसी थ्योरीज का जिक्र होता है। आप देखते हैं रेडलिक के वॉन्ग थ्योरी, कैलेंडर थ्योरी, साहा-बोस थ्योरी, आपका बर्थवेट थ्योरी, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो सिर्फ इस गैस के बिहेवियर को ही समझाती हैं, ठीक है। नाउ अब बात है कि अगर हम मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी वैन डर वाल्स थ्योरी को मानते हैं तो वैन डर वाल्स थ्योरी कहती क्या है। तो याद रखिएगा वैन डर वाल्स थ्योरी जो इक्वेशन हमें देती है वो इक्वेशन होती है P प्लस ए बाय वी स्क्वायर प्लस इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। दिस इज अवर वैन डर वाल्स इक्वेशन, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। दिस इज द इक्वेशन। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है समझना कि इस इक्वेशन से हम एक अपनी आइडियल गैस इक्वेशन तक कैसे पहुंचते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर इन दो चीजों को हम लोग समझें, हटा दें, तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन मिलती है। एक है ए बाय वी स्क्वायर और एक है बी। क्योंकि अगर इन दोनों को मैं हटा देता हूं तो आप इक्वेशन देख सकते हो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। सिंपल इक्वेशन बनती है पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। क्लियर है ना, ये बेसिक सी बात हमको समझनी है, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास जो है एक छोटी सी चीज और समझिएगा आप, किसी भी वैन डर वाल्स इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, किसी भी वैन डर वाल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पे ये v हमारा कैसा v है। तो याद रखिएगा दैट इज अवर स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको मैं स्मॉल v से दिखाऊंगा। तो P इज दी प्रेशर एंड V इज दी स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहां पे ये छोटी सी बात हमको समझनी होगी, ठीक है, क्योंकि इसी स्पेसिफिक वॉल्यूम और प्रेशर के हिसाब से ही हम आगे का जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो सब इसी के हिसाब से होता है। जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं इन दो एजम्पशंस की, तो याद रखिएगा a और a बाय वी स्क्वायर और b यहां पे क्या होते हैं। तो पहले मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे जो निकल के आता हूं, ठीक है ना, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे जो निकल के आता हूं वो किस एजम्पशंस के साथ आता हूं। तो याद रखिए बहुत बार अभी पुराने जो कुछ पेपर्स हैं आईएएस लेवल तक के, उनमें इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आया है ए और बी के ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ एजम्पशन याद रखिएगा। एजम्पशंस हमारे क्या होते हैं, ए बाय वी स्क्वायर को बोलते हैं हमारे पास को वॉल्यूम, ठीक है ना। को वॉल्यूम होता है कि आप इंडिविजुअल पार्टिकल, जो गैस का इंडिविजुअल पार्टिकल है, उस पार्टिकल का भी वॉल्यूम आप लें, ठीक है, और पूरा गैस मास ऑफ गैस का कंप्लीट का वॉल्यूम भी है। तो जब हमने कहा था कि हम अप्रोच कौन सा लगा रहे हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हुए, तो हम लगा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हुए मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और जब
मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल का वॉल्यूम जो है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। मतलब हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि हम वो इंडिविजुअल एक सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम भी अपनी कैलकुलेशन में लेके चलें। तो यही सबसे बड़ी वजह होती है जिससे कि हम पूरा कंप्लीट वॉल्यूम लेते हैं गैस, मास ऑफ अ गैस का। तो यहां पे अगर एजम्पशंस की बात करें तो याद रखिएगा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, द वॉल्यूम occupied by molecules is neglected। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, या नेग्लेक्टेड बोलो या नेग्लिजिबल, किसके कंपेयर में, नेग्लिजिबल। ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बोल दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल is negligible as compared to complete volume। as compared to complete volume, complete volume के कंपेयर में जो है ये वॉल्यूम हमारा बहुत स्मॉल होता है। तो पहला एजम्पशन मान लीजिए हमारा ये रहता है। ठीक है, दूसरा एजम्पशन रहता है कि जो मूवमेंट होगा, हमने क्या बोलता कि गैस का मॉलिक्यूल जो है, मैंने बोला ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हम एक स्पेशल लेक्चर देखेंगे, वो भी एक बड़ा टॉपिक है। तो जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल होता है वो कंटिन्यूअस रैंडमली मोशन होता है, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो यहाँ पे जब वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो याद रखिएगा जो उनका कोलोजन होता है वो किस तरह का कोलोजन हम लोग लेते हैं, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहाँ पे याद रखिएगा द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजिड्स, the molecules are perfectly elastic, so there is no momentum loss। तो एक assumption हम लोग ये लेते हैं कि यहां पे किसी भी तरह का कोई मोमेंटम लॉस हम लोग नहीं लेके चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मोमेंटम लॉस जो है वो नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, समझ आई बात। लास्ट अजम्पशन याद रखिएगा, 3 अजम्पशन याद रखने हैं आपको किसी भी वैन डर वाल इक्वेशन को एक जनरल गैस इक्वेशन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो क्या वो 3 अजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं। तो थर्ड अजम्पशन रखिए, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। थर्ड, देयर इज नो intermolecular force of attraction और रिपल्शन। ठीक है, तो ये 3 एजम्पशंस बच्चों प्रॉपर नोट कर लीजिएगा कि ये 3 एजम्पशंस हमारे जो हैं जिनको हम लोग अपनी वैन डर वाल इक्वेशंस में लेके चल रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहां पे याद रखिएगा, तो यहां पे याद रखिएगा। अब बात करें a बाई वी स्क्वायर और b की, तो a बाई वी स्क्वायर गिव्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, जो हमने कहा हम नहीं लेके चल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है हमने कहा हम नहीं लेके चल रहे हैं। और B जो है हमारा वो बताता है को वॉल्यूम। तो को वॉल्यूम वही होता है वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो आपस में टकरा रहे हैं उसका सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल B। तो ये 2 चीजें हैं जो हमारे यहां पे है, जिसको एजम्पशंस के थ्रू हम लोग यहां पे रिमूव करते हैं। तो द इक्वेशन वी हैव is PV is equals to RT। The equation we left with PV is equals to RT। अब यहाँ पे थर्ड assumption समझ नहीं है, थर्ड कुछ नहीं है बच्चों, there is no intermolecular force of attraction repulsion। मतलब जो मॉलिक्यूल का अपना एक अपना जो है, मतलब जैसे पूरा गैस का हम बोल रहे हैं, पूरा गैस का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हर मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक अट्रैक्शन और रिपल्शन है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स है, मतलब हम ये कहेंगे ना, देखो सिंपल सी बात समझो, कोई गैस है, कोई गैस किसी कंटेनर में है, तो ये गैस इस कंटेनर में प्रेशर कैसे लगाएगी,
ठीक है ना। जब ये गैस इधर उधर मूव करेगी, इधर उधर मूव करेगी, तो मूव करते करते सामने वाले जो सरफेस ये आएगा, उस सामने वाले सरफेस के नॉर्मल जो है सारे फोर्स लगेंगे, तो उस वजह से गैस का बोलते हैं हम लोग, गैस जो है इस पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, ठीक है। लेकिन उनका आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी तो एक फोर्स है, तो अगर हम उसको लेते हैं तो वो भी उस फोर्स में काउंट होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने नहीं लिया, उनका आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं लिया, हमने बस ये बोला कि मॉलिक्यूल जो है वो टोटल फोर्स जो लगा रहे हैं वही प्रेशर फोर्स है बस। तो हमने बस वो प्रेशर फोर्स लिया है, उनका आपस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो हमने नहीं लिया है, तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर बोला हमने। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जो आपस में लग रहा है उनके, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पे नहीं लिया है, वो थर्ड assumptions में हमने रिमूव किया है। नाउ अब यहां पे से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। देखो ये तो सिर्फ बैकग्राउंड है, इसमें तो आपको सिर्फ यही पूछेगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी हैं जो चीजें पूछ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पे पूछ लेता है ए और बी की यूनिट्स क्या होती है, आईएएस में एक बार पूछा है, ठीक है ना, आईएएस में एक बार पूछा है, वो मैं बता देता हूं, याद रखिएगा। ए और बी, मैंने ए बाय वी स्क्वायर और बी को क्या बोलते हैं ये मैंने आपको बताया। अब यूनिट ऑफ ए याद रखिएगा, ए जो होता है, ए का यूनिट, ठीक है, अभी तक सिर्फ AIES के पेपर में ही ये चीज पूछी है, बट नोट्स में कहीं लिख के रखोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। दैट इज न्यूटन मीटर की पावर 4 किलो मोल का होल स्क्वायर। न्यूटन मीटर की पावर 4 किलो मोल का होल स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन मीटर की पावर 4 किलो मोल का होल स्क्वायर। सेम विद बी, अगर बी का यूनिट पूछता है आपको, जिसको हम को वॉल्यूम बोल रहे हैं, तो दैट इज मीटर क्यूब, ठीक है ना। मीटर क्यूब वो सिंपल वॉल्यूम, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, स्पेसिफिक ले रहे हैं, तो मीटर क्यूब पर केजी बोलोगे। अगर हम पर केजी मास ले रहे हैं तो पर केजी, लेकिन हम यहां क्या ले रहे हैं, या किलो मोल ले रहे हैं, तो किलो मोल मतलब दैट इज किलो मोल। अभी ये भी बताऊंगा पर केजी और किलो मोल में क्या अंतर है, ठीक है ना, दैट इज किलो मोल। तो मीटर क्यूब पर किलो मोल, सिर्फ इतना याद रखिए, ठीक है। तो याद रखने का सिंपल तरीका है कि ए को हमने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स इज इक्वल टू, आप खुद से हिसाब से याद रखिएगा, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से याद रखिएगा, न्यूटन मीटर की पावर 4 पर किलो मोल का होल स्क्वायर। तो ये नीचे होल स्क्वायर आना चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए बाय वी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो सिंपल इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, देखो न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, या मैं ऐसे बोल दूं न्यूटन, चलो वो छोड़ो, उस फॉर्म से और कंफ्यूज हो गया आप, मैं प्रेशर का खोल के बता रहा था लेकिन उससे और कंफ्यूज हो गया, तो इसको सिंपल ऐसे याद रखें, ठीक है ना। नाउ अब इसकी वैल्यू एयर के लिए, एयर के लिए इसकी वैल्यू भी पूछ ले अगर कोई, कि एयर के लिए इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, तो एयर के लिए इनकी वैल्यूज याद रखिएगा बच्चों। वैसे तो सब गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन ऑब्वियसली बात आपको पता है कि हर बार वैल्यू जो है आपको एयर के लिए पूछता है, तो ये वैल्यू होती है 137052। 137052 इज द वैल्यू फॉर एयर, ठीक है, 137052। और दूसरा, अगर यहां पे बी की वैल्यू पूछे तो दैट इज 0.0366, 0.0366। मतलब ये क्वेश्चन जरूर है कि आने वाले टाइम में जरूर बन सकते हैं, क्योंकि एक बार जो है वो आपका पूछा जा चुका है, तो जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पूछा जाए तो उसके चांसेस जो हैं वो दोबारा पूछने के बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज एयर के लिए दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब बाकी आपको और इक्वेशंस पे जाने की जरूरत नहीं है, बाकी इसको ज्यादा और अच्छे से समझना है तो वही मैंने कहा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ही समझना होगा, मैं वो हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थर्मो की बात करें तो आपको सिर्फ इतनी चीजें मैक्सिमम इसमें ध्यान रखनी है। अब इस इक्वेशन का मेनली यूज करना है आपको, जो इसके आइडियल गैस इक्वेशन आपने एजम्पशंस लगाने के बाद निकाली है, वो आइडियल गैस इक्वेशंस आपके क्या है, उसको कैसे लिखना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब इस चीज को ध्यान समझिएगा, क्योंकि अब आपके पेपर के लिए अब जो मैं करने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।